अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ। अ, 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 वो टेस्ट टेस्ट और ये क्या हो गया? टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये संडे वाले टेस्ट का आया है सिलेबस? यो यो मैम। यस मैम। यो आता यो है? मैम। तुमको आता है ये सब? यस मैम। यो यो मैम। बायो का कौन सा चैप्टर है? मैम बायो की ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट यूनिट है ये तो, 11th 12th की है ना? यस मैम। इसका इंडिविजुअली टेस्ट भी हो चुका है ना? यस मैम। यो यो मैम। या फिर तो इस टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए बायो में। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कर रखे है ना पहले? यस मैम। या यो फिर तो मैम। अच्छे नंबर आने चाहिए यार बायो में। तुम अब इस पे क्वेश्चंस लगाओ। अगर किसी को कोई डाउट है ना टॉपिक पे, किसी इनमें से किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक निकाल लो और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ये फिर भी अभी भी कोई एक आध नमूना होगा जिसे पता नहीं है। ये नंबर भेज रही हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना। और वो टॉपिक फिर जो आगे की क्लास है ना, जैसे 3-4 टॉपिक है किसी के, है ना? 4-5 बच्चों ने मैसेज किया, फिर तो 4-5 ही कष्ट करते हैं। जिन्होंने मैसेज किया अपने टॉपिक भेज दिए, वो टॉपिक मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगी, तो तुम्हारे टेस्ट से पहले डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है? आज क्या वार है? ट्यूसडे ना? यो यो मैम। यो कल यो मैम। वेंसडे, अच्छा हाँ, कल वेंसडे को क्लास नहीं हो पाएगी आप लोगों की। रीज़न बिंग मुझे ट्रैवल करना है कुछ ऑफिस काम से ही, तो फिर कल तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो हम फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो तुम्हारे पास है एक दिन, आज रात का पढ़ लो कष्ट करके और मुझे भेज देना टॉपिक जो भी है। तो मैं फ्राइडे और सैटरडे की क्लास में वो टॉपिक ले आऊँगी, तो डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो पढ़ के देना टेस्ट अच्छे से। अब देखो सेकेंड टाइम टेस्ट है, इसका मतलब है कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर बच्चे का, अगर मतलब मैं 100% बोलूँ तो तुमको लेकर आना है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर किसी का एटलीस्ट 85% से ऊपर आए। 85% से ऊपर आने बनते हैं, क्योंकि अभी कितनी बार पढ़ोगे ना एक ही चैप्टर। तो ये करना कि जो भी टॉपिक है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। जो तुमको नहीं समझ आया, निट्स ओके, अगर नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं। तुम कोशिश कर रहे हो ना उसे समझने की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश ही नहीं कर रहे फिर गलत है। तो व्हाट्सएप कर देना जो टॉपिक समझ नहीं आया। अगर तो बिल्कुल ही छोटा टॉपिक हुआ 1-2 मिनट का, वो तो मैं तुम्हें वॉइस मैसेज पे ही भेज दूंगी, वही हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज, क्या करोगे तुम? ऑडियो बुक सुनना। ऑडियो बुक साहिल कहाँ से मिलती है? मैम यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे जाओगे तो चैप्टर का नाम लिखोगे, जैसे जैसे बोला ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑडियो बुक लिख देना। तो वहां पे तुमको ऑडियो मिल जाएगा उस पूरे चैप्टर का। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी मतलब आज मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को कि ये वाला चैप्टर बायो में मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्यादा प्रेप करनी है मुझे इस वाले टेस्ट में, तो तुम बायो का ऑडियो सुन लेना। ऑडियो सुन लेना, उसको फास्ट स्पीड में सुनना, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा एक चैप्टर, 1-1.5 घंटे में, ठीक है? उसके बाद उसको क्वेश्चन लगा लेना। तो ऑडियो बुक ट्राई करके देखना सबके सब। साहिल ने ट्राई की थी और उसका रिवर्ट अच्छा है कि वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तुम भी ट्राई करके देख लो, ठीक है? कान हेडफोन लगाने और कोई तुम्हारे कान में वो चैप्टर बोल रहा है, जैसे मैं भी यहाँ बोल रही हूँ, देखा जाए तो वही हो रहा है ना, ठीक है? तो ऑडियो बुक ट्राई करके देखना। और बेस्ट चीज जो तुम कर सकते हो वो थर्ड ये कि क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस लगाना, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाना, ठीक है? पी वाई क्यू नीट ऑब्वियस है यार, ये तो तुम्हें लगाना ही है, ठीक है? उसके अलावा जो पी वाई क्यू है वो एम्स के लगाओ, ठीक है? पी वाई क्यू जो है वो लगाओ ए एफ एम सी। पी वाई क्यू जो है वो लगाओ जिपमर। क्योंकि ये सब अब मिंगल हो गया है ना, एक ही पेपर होगा नीट का, और इन सब में एडमिशन उसी के बेसिस पे मिलेगी। तो ये सब के पी वाई क्यू लगाओ, इनमें क्वालिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो इनके पी वाई क्यू लगाओ, जो टॉपिक इसमें आता है और जो तुमने नहीं पढ़ा है उसे पढ़ो, समझो। तो इनके एटलीस्ट पी वाई क्यू लगाओ। और उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। सब बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था ऐसी एक बुक जरूर ले लो जिसमें एनसीईआरटी से ड्राइव किए हुए क्वेश्चन बना रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब दिख रही है? यो यो मैम। यस। ठीक है, नो मैम। चलो शुक्र है इसने पढ़ा। किसी को दिखी स्क्रीन? यो यो मैम। नो। यो यो मैम। ये मैम। अब देखना स्क्रीन दिखी? यो यो मैम। अनीश यो मैम विजिबल। विजिबल ना?
ठीक है। अरे तुम मेरी तरफ देख रहे थे ना, इसलिए तुमको स्क्रीन नहीं दिखी। ठीक है, तो ये PYQ लगाओ। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक बुक मैंने बोली थी, ली सबने क्या? यो मैम। बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक बुक तो ले लो। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद करने का बहुत सौखा तरीका है, सच में बहुत सौखा तरीका है, इससे याद कर लो। तो अगर तुमको नहीं चैप्टर रीड करना, तुमको लगता है कि चैप्टर रीडिंग बहुत हो गई है, अभी तुम थक गए इस चीज से, तुम्हें लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा लगाना था ध्यान, अभी आज ट्यूसडे हो गया, 4 दिन अभी भी पढ़े, ऑडियो बुक लो। आज एक लेक्चर सुना, सो गए, सुबह उठी मैं उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर डाले। उसके बाद कल रात को मैंने वो ऑडियो लेक्चर सुना, सो गई मैं, सुबह उठी, क्वेश्चन कर डाले। 3 दिन में तुम्हारे 3 चैप्टर हो जाएंगे। और फिर वो जो टॉपिक नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल मुझसे नहीं निकल रहे अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन, मैंने लिख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत है, नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बैठे फिर पहले मैंने कंप्लीट कर लिए तीनों चैप्टर, 3 चैप्टर मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर मुझे टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, इन टॉपिक में दिक्कत है, फिर मैंने लगाया एक दिन बैठ के इन पे और ये टॉपिक खत्म कर दिए, राइट, चाहे तो साथ साथ कर लो। तो अब ऐसे करो उसको, और ज्यादा, क्योंकि सेकेंड टेस्ट है तो अब तुम्हारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है, ज्यादा ध्यान हमें देना क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तुमको थ्योरी याद हो जाएगी, तो बार बार बैठ के थ्योरी का रट्टा मत मारते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। एंड मेक श्योर, मैंने तुम्हें हमेशा बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमेशा याद रखना है कि पहले तुमने रीड किया, या मैं यहाँ कह देती हूँ चलो ऑडियो सुना, उसके बाद एक टाइम आएगा जहां तुम स्लीप करोगे, स्लीप के बाद यू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम ऑनेस्टली जानना चाहते हो कि तुमको एक्चुअल में कितना याद है, अगर तुमको अपनी मेमोरी जज करनी है, तो फिर वो ऐसे करोगे, ठीक है। स्लीप के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कितना तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है, कितना लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया है, तो तुम अपने ब्रेन को टेस्ट कर रहे हो, ओके। तो ये सच्चाई है, अगर कोई ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहा है ऐसे प्रिपेयर करना क्वेश्चंस को, ठीक है। और प्लीज ट्राई कि एटलीस्ट 80, अब सब टारगेट सेट करके जाना, 85% से ऊपर आए मार्क्स इंडिविजुअली सब्जेक्ट में, ठीक है। बायो में 85% से ऊपर आए, फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने हिसाब से जो भी तुम्हारे पिछले परसेंटेज है उसके कंपैरेटिव एटलीस्ट 50 to 20% का एक्सीड तो सोचो, तभी बात बनेगी। अगर तुम्हारे पिछले 85% आया तो इस बार 95% का एम बनाओ, पीछे तुम्हारे 65% आया तो एटलीस्ट 80 क्रॉस करो, पर ट्राई कि सेकंड टेस्ट में एटलीस्ट 80 की लाइन में तुम्हारे आने चाहिए परसेंटेज, देन ओनली इट मेक सेंस। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का देखना और उसके बाद ओवरऑल सब्जेक्ट का देखना। और मैं एक सजेस्ट करूंगी कि मेक अ ग्राफ, अपने पास एक नोटबुक रखो, ठीक है, नहीं तो नोटबुक नहीं है तो चाहे तुम पेपर रख लो, पेन पेपर होता है ना, कॉपी का ही फाड़ लो यार, पेपर निकालो और उस पर बनाओ ग्राफ। मैं ग्राफ करती थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मुझे बड़ी फिजिबल सी चीज लगी थी ग्राफ वाली, ठीक है। ग्राफ में क्या करना है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट वाइज ग्राफ बना लिया, जैसे बायो का है, ठीक है, यहाँ रखे मेरे केमिस्ट्री का एक ग्राफ है और ये ना मेरा फिजिक्स का ग्राफ है। 3 पेपर लगेंगे, तुम्हें ड्राइंग शीट ले आना, चाहे A4 साइज, नहीं तो प्रिंटर वाले से ऐसे चुरा के ले आना, उसको पता नहीं चलता है 1-2 शीट का। वो मैंने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, नहीं खरीद कर लाना, ठीक है, ऐसे नहीं करनी उल्टी सीधी हरकतें। तो ग्राफ बनाना, और ग्राफ पे तुम यहाँ लिख सकते हो, जैसे पहला टेस्ट है, तुम टेस्ट नंबर लिख लो नीचे 1 2, अरे यार क्या है ये, 1 2 3 4 5 6। तो तुम जो भी टेस्ट, तुम जिस भी टेस्ट से रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट वीक से अच्छे से टेस्ट स्टार्ट हो गया हर संडे, राइट, तो 2 टेस्ट तुम्हारे हो चुके हैं, तो वहाँ पे कितना परसेंट तुम किस परसेंट में लाई कर रहे हो, जैसे 10% है, 20% है, इसको बनाओ 100% तक, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से बनाओ, और बड़ा सा पेपर लेके अच्छे से बनाना, क्लीन सा, राइट, हॉरिजॉन्टली रख के उसको, और फिर मार्क करो कि भाई फर्स्ट टेस्ट में मेरे आए थे लगभग अराउंड 50 से 60 के बीच में आए थे, लेट्स से 55%, तो मैंने यहाँ सर्कल लगा दिया। फिर उसके नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 62 आए थे, मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं यहाँ से जब लाइन क्रॉस करूंगी तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि जो मेरी बायो की प्रिपरेशन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, तो जो भी तरीका मैं बायो पढ़ने का लगा रही हूँ वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब मैं अपना ग्राफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखूंगी, बाई चांस मैंने केमिस्ट्री में देखा कि यहाँ गया एक बार एक लाइन, फिर यहाँ से थोड़ा सा डिप हुआ है, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर आ गई, दैट मीन्स कि जो भी प्रैक्टिस मैंने इस पर्टिकुलर टेस्ट में करी थी ना, वो प्रैक्टिस मुझे दोबारा नहीं करनी, या फिर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है तो मुझे इस चैप्टर पे ध्यान रखना है, कि इन टॉपिक्स का ध्यान रखना है फाइनल पेपर से पहले, राइट। पर ये भी ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो बाई चांस मैंने फिजिक्स में देखा यार मेरा डिप जाने लग गया है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि बायो केमिस्ट्री का ठीक चल रहा है, फिजिक्स का जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दिन में 6 घंटे भी पढ़ती हूँ, लेट से बेसिक, चलो मैं 5 आवर्स ले लेती हूँ, चल यार और कम करके चलो 4 आवर्स ले लेती हूँ,
स्कूल वाले बच्चे भी है ना हमारे पास। लेट्स से 4 आवर्स ले लिए मैंने, तो 4 आवर्स में मैं समझ गई कि एटलीस्ट मुझे 2 आवर्स तो फिजिक्स को देने हैं, एक केमिस्ट्री को दूंगी, एक बायो को दूंगी। फिर 1-2 टेस्ट के बाद तुमको समझ आ जाएगा कि अब डिप कैसा है। जो डिप करेगा उसको टाइम ज़्यादा दे दिया, जिसका डिप नहीं कर रहा वो मैनेज हो गया। तो ग्राफ थोड़े आपके एक तो आंखों के आगे रहेंगे, आप जहाँ भी पढ़ते हो आपने अपने सामने लगा लिया, तो तुम मार्क्स नहीं हर बार देख रहे हो, लेकिन तुम लाइन देख रहे हो कि वो नीचे जा रही है, तो वो दिमाग में क्लिक करती है। तो ये तुमको थोड़ी सी मदद करेगी बूस्ट करने में, क्योंकि देखो कोई तुम्हें मोटिवेट एक दिन के लिए कर सकता है, 2 दिन के लिए कर सकता है, महीने भर के लिए कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन में काम आएगा कि मैंने ग्राफ बना लिया है, तो मुझे ये ग्राफ को इम्प्रूव करना है, तो तुम्हारा टारगेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेज में फिजिक्स से ग्राफ को ऊपर जाना है। फिर और बायो और केमिस्ट्री का तो अच्छा चल रहा है, तो इसको मैनेज करके रखना है। तो ये अपनी एनालिसिस के लिए एक सजेशन है, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई, जो करना है करो। ठीक है, चलूँ फिर आगे। ये यो मैम। ओके, तो यार ये ट्राई करना प्लीज। और जिनको है कि मुझे क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुमको मिल जाते हैं, PYQ फ्री PDF। देखो सबसे पहले तो फ्री हर जगह लिखा करो, अगर मिल रहा है तो ले लेना, फ्री क्या दिक्कत है। तो फ्री PDF करना, तुमको मिल जाएंगे। कुछ वो है, क्या कहते हैं उसको, ट्यूशन सेंटर्स हैं जो अपनी वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पेपर डालते हैं विद सॉल्यूशन। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका क्वेश्चन पेपर खोल के अपने मतलब के क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, नहीं तो तुमको ये वाले जो PDF है ऐसे भी मिल जाएंगे। और अगर तुम थोड़े और शाणे बनोगे तो यूट्यूब नीट, चैप्टर का नाम PYQ, ये डालना जरा। ऐसे मैं यूट्यूब पे डालने का कह रही हूँ, सोचो इसको डालना। तुमको मिल जाएंगे। ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पर उनमें तुम्हें याद क्या रखना है, पहले तो उसको साइलेंट करना है, और उसके बाद उसको क्या करा, क्वेश्चन आया पॉज किया, सॉल्व किया, फिर चेक किया, गलत है तब एक्सप्लेनेशन सुनना, नहीं तो आगे बढ़ जाना, अगर तुम्हें सारे ऑप्शन पता है, क्योंकि फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, 2-2 घंटे मत लगाना, ये मैक्सिमम 1 घंटे का काम है। पर ये बहुत अच्छा है कि यूट्यूब पे ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ पे वो PYQ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी हम भी कर रहे हैं, तुम्हारे लेक्चर भी देख के किसी को मदद मिल जाएगी, राइट। तो ये ट्राई कर लेना। ओके, चलो चलते हैं फिर आगे। ओके, ये क्वेश्चन हो गया था। कौन सा क्वेश्चन, पहले तो यार क्वेश्चन नंबर लिखूं मैं तो। अच्छा, ये तो ट्रांजिशन रीजन है। हाँ भाई, ट्रांजिशन रीजन में क्या देखते हैं सबसे पहले? मैम की असर्शन और रीजन दोनों मतलब अपनी अपनी जगह पे ठीक है कि नहीं। अपनी अपनी जगह पे ठीक है कि नहीं का मतलब? उनमें मतलब मैम फैक्ट्स ठीक है कि नहीं। हाँ, बायोलॉजिकल फैक्ट्स ठीक है या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मैम की जो रीजन दिया है वो असर्शन का सही रीजन है या नहीं। हाँ, कि असर्शन में जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसको सही से जस्टिफाई कर पा रहा है रीजन या नहीं। सेकंड स्टेप पे वो देखेंगे। गुड, तुमको याद है, इतना खुशी हुई मुझे जान के। क्वेश्चन कौन सा, ये पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, हो गया, तीसरा ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। करो भाई, स्टार्ट। 2 मिनट दिए मैंने तुमको। अरे इसमें गुड गुड, कीप गोइंग। 3 आंसर आए अभी तक मुझे। दो आंसर और आए हैं, वेरी गुड।
Good. 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 Thirty seconds left. गुड, वेरी गुड। अरे वाह, आज तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो बहुत चुप थे। वेरी गुड, बहुत क्लोज आंसर के। हम्म। हम्म। ओके, स्टॉप। अरे वाह, आज तो बड़े अच्छे से आंसर कर रहे हो। क्या बात है, मजा आ गया है तो। गुड गुड। ओके, सो आर्थ्रोपोड क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं एनिमल किंगडम, कितने भाग में उसे डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और आई कैन से बैकबोन? बताओ बताओ। बोलो बेटा, इसके बाद वाला चैप्टर भी यही है। vertebrates and invertebrates. Invertebrates and then we have the vertebrates, right? Vertebrates and invertebrates. Vertebrates छोटी वाली साइक्लोस्टोमेटा वो वगैरह मैं ऐड नहीं करी। इनवर्टिब्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइलम, Porifera, फिर Coelenterata, फिर ये बेसिक टर्म्स है, इतना इतना नॉलेज होना चाहिए तभी तुम आर्थ्रोपोडा तक पहुंचोगे। आर्थ्रोपोडा कौन होते हैं? आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं? जिनके पास jointed appendages होते हैं। हाँ, जिनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, है ना। ये एक ही बच्चे सिर्फ इसीलिए क्लासिकल जूलॉजी सॉलिड है। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, राइट। तो इसमें सारे, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप आते हैं और इसमें सबसे बड़े ग्रुप का नाम क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा ग्रुप सबसे बड़ा है। क्वेश्चन क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन मोस्ट आर्थ्रोपोड। देखो मोस्ट बोला है, सब नहीं बोला है, राइट। तो ये थोड़े प्रोबेबिलिटी सही हो सकती है। तो ऐसा है क्या इनवर्टिब्रेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है? ये तो मैंने कल भी कराया था। ऐसा है इनवर्टिब्रेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जनरली? बोलो भाई। Yes, ma'am. हाँ एग्जैक्टली तो एजर्शन की जो स्टेटमेंट है वो तो सही हो गई। रीजन की बात करते हैं, रीजन की स्टेटमेंट की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड कंटेन हीमोलिम्फ विच डायरेक्टली बेस इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज। इज इट ट्रू? आर्थ्रोपोड के बाद हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है। इज इट ट्रू? इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं अपनी बात पे? बताओ। Yes, ma'am. होता है, बिल्कुल होता है यार। ये भी होता है, होता है, होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता, रेड नहीं होता इनका ब्लड। अगर तुम्हारा मन करे तो कभी कॉकरोच को कुचल के देखना। इसे तो बहुत ही खराब सजेशन है, लेकिन उसके अंदर से तुम्हें मिलेगा रेड कलर का ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एजर्शन और रीजन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ये पता होता तो क्वेश्चन हो जाता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? Blood flows in sinuses. हाँ, साइनसिस क्या होता है? Open space. Open cavities. ओपन, हाँ ओपन स्पेसिस है, कैविटीज होती है। तो ब्लड इन्हीं के अंदर आके ऐसे रहता है, ऐसे फ्लो करता है इन्हीं के थ्रू, ठीक है। थोड़ी बहुत हो सकता है वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर्स बन जाए, लेकिन साइनसिस के थ्रू ब्लड जाता है। तो जब साइनसिस में ब्लड पहुंचता है तो यहाँ पे जो भी टिश्यूज होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, वो साइनसिस में जो ब्लड है उससे अपना न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर लेते हैं आराम से, ठीक है। ऐसा होता है। ये टिश्यू कह देती हूँ मैं इसे, और मैं इसको कहती हूँ साइनसिस, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड में मिलता है क्योंकि बिकॉज जो आर्थ्रोपोड है उनके पास हिमोलिम्फ है जिसमें विच डायरेक्टली बेज इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू। उसके पास ऐसा हिमोलिम्फ है जो डायरेक्टली बेद करता है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को। तो क्या ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? Yes, sir. Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. यस मैम, बिल्कुल ये यस होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो एक्सप्लेनेशन तो यही है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही ये है कि जो भी लिक्विड है हिमोलिम्फ, ये जो भी लिक्विड है वो डायरेक्टली साइनसेस में टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट? तो वही तो वो रीजन बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बेद करते हैं हिमोलिम्फ में, दैट इज वाई जो आर्थ्रोपोडन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर गॉड ने बनाया है तो उसका रीजन यही था कि डायरेक्टली टिश्यूज में बेद कर जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राइट? तो इसका आंसर होगा ए। A. ए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर बहुत करीब था, विच इज गुड। ए और बी में कंफ्यूजन होना बड़ा लाजमी है, लेकिन बेटा डी नहीं होगा। जिसका डी आंसर आया या सी आंसर आया दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट? यो मैम। Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. आओ चलो कोई बात नहीं, यू डू दिस वन, स्टार्ट। ध्यान से करना, ऐसा सा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। सेवन है हमारे पास, वेरी गुड। ओके, यही रोक रही हूँ मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है मुझे, 1 सेकंड रुकना। सिक्स था ना ये? ठीक है, हाँ। फिर मुझे इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि यहाँ कोमा लिखा है ना, तो उससे थोड़ी इंग्लिश खराब कर दी इसने मेरी। चलो भाई, ओके आओ करते हैं। सो एजर्शन है हमारे पास। बताओ भाई, कोई और एक्सप्लेन करो एजर्शन, मेरी आवाज से मैं बोर होगी। बताओ भाई कौन करेगा एजर्शन एक्सप्लेन? कौन कॉन्फिडेंट है कि एक्सप्लेन कर सकता है एजर्शन क्या है? कोई भी बहादुर बच्चा। And most of mammals की RBC में nucleus नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मैमल आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके एक्सेप्शन हम क्या बोल? क्या है? राइट, तो वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मैमल की आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? तो ये एजर्शन की स्टेटमेंट सही है? क्या ऐसा है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. सही है। वैसे ज्यादा सही होती अगर ये बोलते मोस्ट ऑफ द मैमल्स मैच्योर आरबीसी, तो वैसे ज्यादा सही होती, पर चलो ये भी गलत तो नहीं है, सही है। ओके, अब रीजन कौन एक्सप्लेन करेगा? बहादुर सा बच्चा, बोलो बोलो।
क्या रीजन की स्टेटमेंट सही है? कौन बताएगा रीजन में क्या लिखा है? बोलो यार, करते क्यों? जलील तो होंगे, जैसे तुम्हारी बहुत इज्जत है। बोलो। बोल। रीजन में ये बता है तो तूफान की तरह आया और आंधी की तरह चला गया। पूरा तो बोल जा। मेरे को लगा कि पीछे से कोई और बोल रहा था, मैंने पीछे कौन है तेरे? पीछे देख पहले। जैसे कि लाइक कोई और क्लासमेट बोल रहा होगा। तो रीजन में ये बोल रहा है कि रेड कलर इज फील्ड इन द एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो एम्प्टी स्पेस होगा, तो उसमें बोल रहा है कि रेड कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है उसमें, जो कि आयरन कंटेनिंग है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। आयरन का कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन के साथ, जो कि हेमोग्लोबिन है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस मैम, इट इज करेक्ट। Yes, ma'am. अच्छा, स्टेटमेंट असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, तो सी और डी इसका आंसर नहीं हो सकते, राइट? Yeah, ma'am. सी और डी को हम पास ऐसे काट देते हैं, है ना? हम यहीं से तो सीखते हैं, हमने पहले स्टेप में ये काट दिया। अब ए और बी में है सबसे बड़ी दिक्कत। वो कह रहे हैं मैक्सिमम आरबीसीज जो है, मैमल्स के पास जो आरबीसीज है उनमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, क्यों? उन्होंने रीजन क्या दिया है? क्योंकि इसको मैं हिंदी में बोलूंगी तो समझ आ जाएगा सबको, है। क्योंकि रेड कलर से पूरा का पूरा आरबीसी का साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है और उस रेड कलर के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि आरबीसी का साइटोप्लाज्म लाल कलर का है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या ये रीजन एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नहीं। क्यों? कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि एजर्शन है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं है ताकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर पाए, तो स्पेस बनती है। लेकिन उन्होंने तो यहाँ जिक्र ही नहीं करा ना कि ऑक्सीजन कैरिंग स्पेस बन जाए। उन्होंने सही बात बोली है कि आरबीसी के सेंटर में हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से रेड कलर है। लेकिन असर्शन ये नहीं है कि आरबीसी का कलर रेड है। अगर वो होता आरबीसी का कलर रेड है, फिर ये रीजन सही होता। अब वो पूछ रहे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका रीजन होना चाहिए था क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, इसलिए उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस वजह से ये रीजन हो गया इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बी। बी B. फॉर बॉय। समझ में आया कैसे हुआ ये? है। तो बहुत क्लोज था, पर ये समझना था कि यहाँ पर वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आरबीसी का कलर, और हम क्या पूछ रहे हैं, रीजन की न्यूक्लियस डिवॉइड क्यों है आरबीसी में। समझ आई बात? वेरी क्लोज आंसर, करेक्ट। Yeah, ma'am. ठीक है। मैम आई होप अगर तुमसे कभी भी अजर्शन रीजन नहीं हुए तो तुम्हारा अभी तक कोई एक तो निकला ही होगा। कल से हम कर रहे हैं, तो अगर एक भी निकल रहा है तो पहले से बेहतर है। अभी तुम्हें समझ आने लगा कैसे करने हैं। लेकिन ये तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। मैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इसे प्रैक्टिस करो। और एजर्शन रीजन की एम्स की बुक आती है, एम्स पीवाईक्यू ले लो। ठीक है, एम्स पीवाईक्यू लो और ट्राई करो कि आपको जो प्रीवियस ईयर मिले ना, वो 10 ईयर्स तक मिले। अभी क्या चल रहा है, 2022, है ना? तो तुम्हें कब तक की चाहिए पीवाईक्यू की बुक? तुमको चाहिए कब तक की? अगर मैं 12. 10 साल पीछे करूँ तो क्या लिखूँ? एग्जैक्टली, तो 2010 तक ले लो। इससे पुरानी मत लेना। इससे पुराने इसलिए मत लेना क्योंकि टॉपिक अब वैसे वाले नहीं आते हैं। तो 1994 के क्वेश्चन लगा के क्या करोगे? अब वो तो बायो में हम पढ़ते भी नहीं है, है ना? सिलेबस चेंज होता रहता है। तो इतने की पीवाईक्यू ले लो। अगर तुम एम्स की भी लेते हो, उसमें भर भर के एजर्शन रीजन है और बहुत डिफिकल्ट एजर्शन रीजन होते हैं एम्स के। अगर तुमसे वो कमांड हो पा रहा है, दैट मीन्स बहुत अच्छे से जा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी पीवाईक्यू लोगे भी तो यार इतने ही लेना, 2010 से पीछे मत जाना। अगर तुमको फिर भी उससे पीछे जाना है ना, तो फ्री में इंटरनेट में अवेलेबल है, किताब खरीदने का कष्ट मत करना। समझ आई? देन Yeah, प्रैक्टिस ma'am. दिस। चलो, ये तो कर लिया था हमने। आ,
क्या बात करो भैया। मजाक कर रहे हो? 2 आंसर हैं, इतनी स्लो स्पीड। आंसर मेरे आंसर। हेलो, एम आई ऑडिबल? चल रही है ना स्क्रीन? No, ma'am. नो मैम नो मैम। अब चली? No, ma'am. अरे यार, एकदम से लगा मुझे कुछ हुआ। अब मैम शेयर हो रही है। हो मैम। यस क्या बात कर रहे हो तरुण, आंचल, सान्या? कॉमेडी करते हो? ध्यान से पढ़ो, वहां क्या लिखा है, पहली लाइन ध्यान से पढ़ो। एजेशन में क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। गलत पढ़ रहे हो, गलत। यस राबिया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट 10 seconds. गुड गुड, इट्स गुड टू सी आंसर आ रहे। हाँ तरुण, अब तुम ट्रैक पे आ गए। अंजलि भी, रेणुका भी। दिव्या ध्यान से पढ़ बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? इतना गलत कैसे जा सकती है? पहले एजर्शन को इंडिविजुअली चेक करो, फिर रीजन को इंडिविजुअली चेक करो, फिर देखो एजर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है। ओ, रीजन एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, दोनों एक में डिस्कशन कर रहे हैं एग्जैक्टली या नहीं? यस रेणुका, गुड। रेस साहिल, ओके स्टॉप, टाइम का नाश हो चुका है। आओ भाई करते हैं। एजर्शन है ब्लड कोएगुलेट्स इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल। कोएगुलेट का मतलब प्लॉटिंग क्लॉट हो जाना, क्लॉट कर जाना। तो कह रहे अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, मतलब ब्लड वेसल को कुछ नहीं हुआ, मस्त एकदम बढ़िया सी। ये रही बढ़िया सी हमारी ब्लड वेसल। कृतिका क्या हो गया, तूफान क्यों ला रही हो तुम? ये कह रहे अनइंजर्ड ब्लड वेसल में, जहाँ पे कोई इंजरी नहीं है, ब्लड अपने आप कोएगुलेट करेगा। ऐसा थोड़ी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी कोएगुलेट करेगा, नहीं तो क्यों कोएगुलेट करेगा? तो क्या एजर्शन सही है? नो मैम No, ma'am. नो नो मैम नो, राइट। अब देखो रीजन की बात करते हैं, ठीक है। अरे ये आर क्या लिख दिया मैंने, तो एजर्शन हो गया इनकरेक्ट। अच्छा जी, तो एजर्शन है इनकरेक्ट, यानी कि मेरा ए और बी तो नहीं हो सकता, है ना? अब देखो रीजन की बात करते हैं। अनइंजर्ड ब्लड वेसल, जिस ब्लड वेसल को कुछ नहीं हुआ, मस्त एकदम बढ़िया से था। अनइंजर्ड ब्लड वेसल रिलीजेस एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। एंटीकोएगुलेंट एक केमिकल है जिसको हेपेरिन कहते हैं, जो बेसिकली अगर ब्लड वेसल्स में ऐसे कोएगुलेशन होती है ना, तो हम हेपेरिन उसको देते हैं, और ये कोएगुलेट, ये जो छोटे छोटे से क्लॉट्स बनते हैं, ये अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं।
ठीक है, हार्ट अटैक की कंडीशन में भी देते हैं हिपेरिन बाहर से। तो ये कह रहे हैं कि हिपेरिन जो एंटीकोएगुलेंट है वो अनइंजर्ड ब्लड वेसल सिक्रीट करती है। ब्लड वेसल सिक्रीट करती है। नो मैम, इंजर्ड ब्लड वेसल और सिक्रीट करेगी। इंजर्ड ब्लड वेसल सिक्रीट करेगी। नो मैम। नो मैम, एंटी हिपेरिन कौन सिक्रीट सिक्रीट करेगी वो। करेगी? तो कौन सिक्रीट करता है हिपेरिन? यार वहां और यहाँ पटाखा एक साथ कैसे बज गया? कौन रह रहा है मेरे घर के आसपास? एक साथ तुम्हारे वहां पे भी पटाखे चल रहे हैं? यहाँ के लोग करते रहते हैं पागलों की तरह। अच्छा, तू बहुत समझदार है, बता फिर हिपेरिन कौन सिक्रीट करते हैं? कौन से हिपेरिन सिक्रीट करते हैं? यार मजाक कर रही हो क्या तुम लोग मुझसे? कराया तो था। मस्त सेल होते हैं यार, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स बेसोफिल्स होते हैं, मास्ट मैम, सेल्स होते हैं, बेसोफिल भी तो बेसोफिल्स भी। यस, हम मैंने मना किया है? नहीं, मेरे को कहते लगा रही मैं हूँ, वो गलत भी हो गया। करेंगे। मास हाँ, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स है जो सिक्रीट करेंगे एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन। यार अनइंजर्ड ब्लड वेसल को सिक्रीट करेगी, बावली थोड़ी है। पहले तो क्लॉट नहीं बन रहे। क्लॉट जब बना ही नहीं है तो वो काय को हिपेरिन सिक्रीट करेगी? उसके पास ऐसा कुछ केमिकल ही नहीं है। ये तो स्पेशल सेल्स है जो हिपेरिन सिक्रीट करते हैं। तो रीजन की स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत मैम। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। एक तो तू भाई सही से पढ़ा कर, तेरी आंखें खराब है। बोथ इनकरेक्ट। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं दिया, ई आएगा। बहुत इनकरेक्ट। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। मैं ढंग से पढ़ लिया करो यार, किसी दिन मरोगे अपने ना ढंग से पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब अगर ए और बी तुम लिख रहे थे बेटा तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खराब है। तो तुमको क्या करना है, तुम लोग जाके यार पढ़ना हार्ट अटैक, हार्ट के डिसऑर्डर पढ़ना, जिनका ये क्वेश्चन ए और बी जिसका आंसर आया है, हार्ट के डिसऑर्डर पढ़ना। ठीक है, और हार्ट के सेल्स पढ़ना प्लीज। सेल्स पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ओके, गॉट इट? यो मैम। अच्छा, चल फिर जल्दी जल्दी कर दे ये फटाफट। ये इसमें 30 सेकंड दूंगी मैं, बहुत हो गया। स्टार्ट। अरे कैमरा बंद करो भैया, क्लॉक क्लॉक, जल्दी करो। 10 सेकंड चले गए। ध्यान से करना। गुड गुड गुड, 4 आंसर्स आर ऑलरेडी देयर। वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से। एट्रियम और वेंट्रिकल में फर्क होता है, ध्यान से रीड कर लेना बस। स्टॉप। क्या समय हुआ है यार? ठीक है, अजर्शन है इसका। ठीक है, जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है मेरे से उसको पता होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा तुमने कितने ध्यान से पढ़ा है। एजर्शन है लेफ्ट एट्रियम, डब्बा बना लेते हैं, साहिल के फेवरेट 4 डब्बे। ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये एजर्शन है इसका कि लेफ्ट एट्रियम पोजेसेस द थिकेस्ट मसल। ऐसा है, लेफ्ट एट्रियम में थिकेस्ट मसल होती है? नो मैम। नो मैम। बेटा सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड ये भेजता है। ठीक है, तो ए तो इनकरेक्ट है। एजर्शन अगर इनकरेक्ट है दैट मींस ऑप्शन ए एंड बी नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी नहीं हो सकते। तो अगर अब तुमने ए और बी में से आंसर करा है, इसका मतलब है कि तुमने या तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तुम एट्रियम को वेंट्रिकल से कंफ्यूज कर गए हो, या फिर तुमने कभी इस चीज पे नोटिस नहीं करा कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड तो ऐसे ही जा रहा है, उसको मसल थिक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वेंट्रिकल को थी। तो तुमने या तो लेक्चर ध्यान से नहीं सुना, या फिर तुम ऑरिकल और वेंट्रिकल वर्ड में कंफ्यूज हो गए। अब ये तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, तो खुद से पूछो क्या करे, है ना? रीजन सुनो। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट एट्रियम के पास लंग से ब्लड आता है? यो मैम। यो मैम। तो रीजन सही है? यस मैम। जाएगा। अबे कौन सा ऑप्शन जाएगा? आंसर तो बता ही दिया। डी। ही जाएगा। Assertion is false but the reason is true.
रीजन सही है पर एजर्शन की स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो वो ये नहीं कह रहा कि एजर्शन को जस्टिफाई करने के लिए रीजन सही है, वो ये कह रहा है कि रीजन की स्टेटमेंट सही है, एजर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब एक स्टेटमेंट गलत हो और दूसरी सही हो ना, तब वो दोनों की रिलेशनशिप की बात भी नहीं करते, इतनी अकल तो उनमें भी होती है, राइट। तो जब भी कोई एक स्टेटमेंट सही होगी और दूसरी गलत होगी तो आंसर सी और डी में से आएगा, और जब दोनों स्टेटमेंट सही होगी तो आंसर ए और बी में से आएगा। गॉट इट? सो आंसर वुड बी डी। समझ आ गया? Yeah. Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी के साथ अगला सवाल स्टार्ट। बहुत कष्ट में होता जा रहा है टीचिंग, तो जल्दी कर लो। इन पर्सन क्लास का ये फायदा है, इससे ऐसे इंसान थक जाए तो एक आध बच्चों को पीट ले, ऑनलाइन में पीट भी नहीं सकता, मजा नहीं आता। हाँ बेटा 15 सेकंड और है, अभी 3 बच्चों के आंसर आए, क्लास में इतने सारे बच्चे, क्या बात हो गई, सो गए? वेरी गुड गुरप्रीत, शालिनी, गुरप्रीत, कुलदीप, प्रेरणा, कृतिका, हेमराज, शायना, पल्लवी, गुड 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 गुड। बाकी बच्चे कहाँ गए? पल्लवी के बाद बच्चे सो गए, कहते नहीं पल्लवी के बाद हम आंसर नहीं करेंगे। बोल लो भाई। अनीश आ गया, मैं तो करूंगा। मीनाक्षी इज हियर। मीनाक्षी, एजर्शन रीजन वीक है तुम्हारे, तुमको एजर्शन रीजन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ना, तो एक बार इस चैप्टर के लेक्चर्स दोबारा सुनना है, ठीक है। तुमको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, तुम्हारे एजर्शन रीजन काफी सारे गलत हो गए, इसमें एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं है, बस भी रुक जाओ। लेकिन हम इसे सीखते हैं ना, तो तुमको एजर्शन रीजन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, समझ आया मीनाक्षी? Yes, ma'am. ठीक है, एजर्शन रीजन प्रैक्टिस कर, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर, ये चैप्टर में तुम्हारे सही नहीं जा रहे, ये प्रॉब्लम की बात हो जाएगी ना। लेकिन हमें अभी पता चल गया है, तो हम पहले ही ठीक कर देंगे। तो अभी संडे का टेस्ट है, आई नो तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा है, तो पहले वो निपटा ले, उसके बाद बैठ के ना मंडे को इसको निपटा लेना, ठीक है। चलो, एजर्शन, ये सिर्फ सजेशन मीनाक्षी की थी भाई, तुम्हारी नहीं थी, तुम सारे ना छोड़ देना। अब सुनो, एजर्शन क्या है? इन द ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन कराया था मैंने। Yes, ma'am. मैम। Yeah, ma'am. बड़े खराब बच्चे हो तुम, हैं? तो तुम तब भी गलत कर रहे हो क्वेश्चन, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या आंसर था इसका? नलायक हो। अरे भलेगा लग गया मुझे। एजर्शन, ह्यूमन हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, एजर्शन तो सही था। रीजन Yes. क्या है इसका? रीजन की स्टेटमेंट भी सही है कि प्रेजेंस ऑफ valve in the heart allow the movement of blood in one direction, ये बात भी सही है। लेकिन ये बता रहा है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ ब्लड की मूवमेंट की, और ये बता रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से अलग है, दो अलग चीजों की बात हो रही है। तो आंसर वुड बी बी। अरे पाप चढ़ेगा तुम सबको, करा रखा है मैंने यार, हद हो गई, पापी कहीं के, बोल नहीं सकते थे। बड़े खराब होते हैं यार बच्चे बाई वर्ड। अब वही नीट वाले हैंग। स्टार्ट। 30 सेकंड, अच्छा चलो 45 सेकंड। सेकंड है ना ये? सेकंड है। एक बच्चे का आंसर आया, ओ ओ ओ गुड, आंचल ने भी किया है, राबिया ने भी किया है, कुलदीप, हेमराज, अनीश, बाकी बच्चे क्या है? ये जो तुम्हारे हेडफोन्स हटे हुए हैं, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम आंसर नहीं कर रहे क्लास में? कृतिका ने किया आंसर, गुड, कृतिका की मम्मी आज इसको खाना खिलाना अच्छे से। शालिनी ने किया है आंसर, शालिनी के खाने में भी घी डलेगा। मीनाक्षी बेटा तेरा चैप्टर खराब है ये वाला, पढ़ लियो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। शिखा, शिखा उड़ गई, शाबाश।
स्टॉप स्टॉप, आंचल भी उठ गई। चलो भाई रुक जाओ, मेरी टर्न है, अभी है समय। हाँ भाई, मैच द कॉलम, कॉलम करेक्ट वाले, ये करेक्ट ऑप्शन का था। किसी दिन किसी मैच द कॉलम में इनकरेक्ट आ गया, सोचो आधे बच्चे तो ऐसे ही उड़ जाएंगे ये सोच के कि इनकरेक्ट तो कभी आया ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी चेक कर लेना, क्या होता है ना, कभी कभार एग्जामिनर का मूड भी ऐसा होता है, आज जज्बातों से खेलेंगे, उस दिन तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है हमें। चलो भाई ढूंढ लेते हैं करेक्ट फिर। ठीक है, कौन सा वाला ढूंढे इसमें से, कौन सा था वो अंडे वाला प्रोटीन? चलो तुम बता दो कहाँ से। चलो चलो, सबसे इजी तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो आता है, क्या नाम है उसका? फिब्रिनोजिन। ये फिब्रिनोजिन वाला तो नहीं गलत हो सकता यार, ये तो सॉलिड लेफ्ट है अपना। फिब्रिनोजिन इनएक्टिव था, फिर वो फिब्रिन बनता है। कौन बनाता है इसको इनएक्टिव से एक्टिव? यही मौत हो गई थ्रोम्बिन। हमारी। ये क्या? थ्रोम्बिन। ओके चलो, तो फिब्रिनोजिन से सेकंड, ए का सेकंड, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ए का सेकंड लिख लिया मैंने, इसको ये ढूंढ लेना, ए का सेकंड, ये रहा आंसर मेरा। भाई गॉड, मैं तो यहीं से भाग जाती। लेकिन तुम भागना मत, चेक कर लेना, कभी कभी भले का लग जाता है। जैसे ना दिन खराब हो ना तो बस खराब ही होते हैं, फिर ऐसा होता है कि सब चल रहे हैं सड़क पे लेकिन बर्ड तुम्हारे ऊपर ही पॉटी करके जाएगा क्योंकि तुम्हारा दिन खराब है। तो देख लेते हैं, बी है हमारे पास ग्लोबुलिन। क्या करता है ग्लोबुलिन? डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे याद है हमें इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड से याद है? ऐसा कोई शब्द कभी तुमने सुना हो? यो मैम। ग्लोबुलिन, क्योंकि प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है ना इसलिए, तो इम्यूनोग्लोबुलिन से हमें याद है। तो बी का थर्ड है तो यही होगा यार, अब तो ये सही है। तो फर्स्ट एल्ब्यूमिन का है, ऑस्मोटिक बैलेंस में ये काम आता है। ठीक है, अंडे वाला प्रोटीन, तो आंसर वुड बी डी। ओके यस मैम। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हो चुका है। ये करो, कौन यार क्वेश्चन नंबर डालने दो, बाद में बच्चे पूछते। तीसरा है, फोर्थ है, चलो फोर्थ डालो। एक से स्टार्ट। स्टार्ट। 30 सेकंड ही दूंगी यार, नजायज फायदा उठा रहे हैं मेरे मासूमियत का। 20 सेकंड हो गया, 5 सेकंड लेफ्ट। इतने कम रिस्पॉन्स, लेकिन मैक्सिमम सही है। चलो बताओ भाई, समझाओ कोई क्वेश्चन। मैडम ट्रॉफी खा रही है, समझाओ जरा क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइक कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनकी रिडक्शन अगर नंबर में हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इतने स्टाइल से क्यों बोला तू? बात तो तेरी सही है, ये एंड में तूने स्टाइल क्यों मारा, ये बता। मैम क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा आगे से ना ध्यान से कि क्या लिखा है। अच्छा आंचल, आंचल संभाल के वहीं बैठ जा थोड़ी देर के लिए। जब बोल दिया स्टॉप तो स्टॉप हो गया ना। अब तुम्हारा आंसर नहीं लिया जा सकता, अब तुम्हारी शीटें छीन ली गई है। मैम के पास शीट लेने जाओगे तो सुन के जाओगी अच्छे से। कोई आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आंसर तेरा सही है लेकिन। मैम नेम द, एक्चुअली की थोड़ी प्रॉब्लम है तो लेट गया क्वेश्चन आंसर, सॉरी। अरे अब तुम इमोशनल करोगी तो कैसे चलेगा। नो मैम, सच्ची नेट की प्रॉब्लम है मैम, यहाँ पे आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ऐसे ही हो रहा है। और सुबह से नेट चला रही है, पढ़ती नहीं है? नहीं हाँ मतलब मम्मा फोन चला रहे थे तो मम्मा बोले कि नेट नहीं चल रहा इसमें, तो फिर तो तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी सुबह से फोन चला रही है? अरे नहीं मैम, मतलब जैसे बीच बीच में मम्मा यूट्यूब चलाती है फिर व्हाट्सएप तो तुम ये कहना चाहती हो मम्मी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं? नो मैम। आज इसको रोटी नहीं मिलेगी। ये तो गई। Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder. ठीक है, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। वो कह रहे हैं ऐसे वाले ब्लड सेल का नाम बताओ जिसका नंबर अगर रिड्यूस हो गया तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। जिसका मतलब है कि अगर उस इंसान को कोई कटवट लगा तो आराम से उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड जा सकता है। तो कौन से सेल है जो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, सिंपली ये था।
एरिथ्रोसाइट का कोई रिलेशनशिप है आरबीसी का? नहीं। ग्लूकोसाइड का है? नहीं। न्यूट्रोफिल तो खाना खाने जाते हैं। यार तू माइक बंद कर ले, मुझे बोलने दे 2 मिनट। ग्लूकोसाइड्स न्यूट्रोफिल्स तो खाना खाने जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं नहीं। बचा क्या? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स है जिनका रिलेशनशिप होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज गो थ्रू द लेक्चर जहाँ पे पूरा क्लॉटिंग डिस्कस किया है। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी इतना सारा। गॉट इट? लास्ट टू Yeah, लास्ट लेक्चर में कराया था हम लोगों ने क्लॉटिंग, ठीक है? जिसको नहीं याद है, भूल गए हो, तो पीछे जाके कर लेना गजनी के भाई बहनों। चलो ये वाला करो, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th लिखेंगे अपन इस पे। इस स्लाइड में क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए यार, आराम से रह भाई। 10 मिनट 10 सेकंड हो गए। ये एक बार मैंने होमवर्क दिया था, है ना? सीरम, ब्लड, लिम्फ के बीच में डिफरेंस जो मैं भूल गई हूँ। हाँ, इसने होमवर्क किया, उसको आता होगा। ये आज तुम फंसे। मेरे बाल जोनी ब्रावो जैसे क्यों हो रहे हैं, लेकिन आज तुम फंसे। ये क्या बात? तो तुम सारे सही आंसर कैसे दे रहे हो? ये क्या बात हुई? लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 स्टॉप। धत्तेरी की शिखा, आंचल, तनीषा, शालिनी, रेणुका, आंचल दोबारा। आंचल ने दोनों बार एक ही आंसर दिए। कुलदीप, साहिल, राब्या, कृतिका। मैम 2 आंसर हैं। 2 आंचल, दोनों आंसर सही। सबके आंसर सही है। सेरम डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड इन रिस्पेक्ट टू, उसमें क्या नहीं होता? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। ये नीट का क्वेश्चन है। ये वैसे नीट के क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम, तो दिस इज अ नीट क्वेश्चन। तो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है? वो वाला सीरम नहीं जो हम मुंह पे और बालों पे लगाते हैं। ये दूसरा सीरम है, शरीर के अंदर मिलता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। हम रिसर्च के लिए इसे अलग कर लेते हैं बॉडी से। ओके, सो आंसर वुड बी सी। जिसको नहीं पता है याद कर लेना यार, ये तो याद करने वाला पॉइंट था। ये करो, ये तो आता होगा। 6 स्टार्ट। 20 सेकंड दूंगी इसके लिए तो मैं, ऐसा तो नहीं दूंगी। स्टार्ट। सच में इतने धीरे धीरे आंसर? चलो चलो तेज तेज भागो। कौन है ये ए वाला? कौन है ये वाला? रुक तो को बताती हूँ। हाँ भी लाडले बेटे कुलदीप, क्या बात? आंखें खराब है या दिमाग खराब है? ए कैसे है इसका आंसर, तू बता। हाँ अनीश, क्या होगा तुम्हें? तुमने पढ़ना छोड़ दिया या भगवान से विश्वास उड़ गया? स्टॉप। ये क्या है? ये कैसे गलत हो सकता है? मजाक करो मेरे साथ? एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, उन्होंने तुमको बोला फीटल स्टेज? नहीं ना, तो अडल्ट लेके चलोगे जब तक वो स्पेसिफिकली फीटल कंडीशन मेंशन नहीं करते। रेड बोन मैरो है यार, क्या हो गया तुम्हें? स्प्लीन कहाँ से आ गया इसका आंसर? किडनी कहाँ से आ गया? लिवर? लिवर कैसे आ गया भाई? फीटल स्टेजेस होती है जहाँ पर वो योक सैक में होता है, लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है? वो होती है फीटल स्टेजेस। अडल्ट में एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे? एफिफाइसिस में। बोन जो हमारी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन, जैसे कि थाई बोन है तुम्हारी, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं बोन्स के, ये यहाँ पर रेड रेड कलर का ठीक है? और एपिफाइसिस में ये होता है। रेड बोन मैरो है ये। क्यों फोन बज रहा है? याद आया? यो मैम। Yo मैम। शर्म कर लो, शर्म शर्म, पाप लगेगा तुम्हें। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो? ये इतनी खराब हड्डी मैंने कितनी बार तो बना दिया है। हद हो गई। अनीश, कुलदीप, क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्यों गलत हुआ था ये तो बता दे। एम्ब्रोनिक पढ़ा था बेटा। अगर एम्ब्रोनिक होता तब कंफ्यूजन भी तो रहती ना कि किस में मैं स्टार्ट करूं। तब भी यार एम्ब्रोनिक में भी योक सैक में स्टार्ट होता।
उसके बाद स्प्लीन फिर लिवर। ओके, तो इसका बोन मैरो आंसर है। भगवान के लिए क्वेश्चन आराम से पढ़े, ये करना जरा। हो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये तो लंबा है। चलो लेक्चर भी जाने वाला है। 1 मिनट दिया मैंने तुम्हें, 1 मिनट और 1 मिनट और 10 सेकेंड। स्टार्ट। पूरे फोकस के साथ, कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा, कोई कैटरीना कैफ के बारे में नहीं सोचेगा, सब क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्या बात है, किसी बच्चे का आंसर भी आ गया। ओहो हो, 2 बच्चों का आ गया, मजा आ गया। अभी तो मैंने भी इन क्वेश्चन पढ़ा। गुड। Yours a recipient because has both antigen on RBC but no antibody in the plasma. Oh, TB antibody in the plasma. Oh, ये जिस बच्चे ने ये कौन है? मे बी कौन है? साक्षी, क्या बात, मे बी है? ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। अब मैं इसको क्या समझूं? सेफ खेल रही हो? बिग बॉस का घर है ये जिस बच्चे ने कल शर्म करके बुक उठा के ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो उस बच्चे का तो करेक्ट हो गया होगा। जिसने कल भी शर्म नहीं की थी ना, वो बेशर्मों का खराब हुआ होगा। अभी पता चल जाएगा कौन शर्म करके पढ़ लेता है घर पे। अच्छा, इतना गलत राब्या कैसे कर सकते हो? ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। राब्या वो गलत तरीके से पढ़ने की वजह से आंसर गलत हुआ है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना। आओ भाई, मैं कराती हूँ। तुम्हारे को क्वेश्चन कराना ना पकड़ के पीटने वाला हिसाब है। अगर ये तुम्हारे घर में मेरी आवाज आ रही है, वो भी सोच रहे होगे ये मैडम हिल गई है अब। तुम इंसान बन जाओ, ढंग से कर लिया करो क्वेश्चन। बात बताओ, एक तो जब मैंने कल ये कराया था, तुम लोगों ने घर पे जाके क्यों नहीं पढ़ा? तुम तो घर पे ही रहते हो, ऐसे ये लेक्चर बंद करके इस तरफ मुड़ के पढ़ना ही तो था। थोड़ी तो शर्म कर लेते। जब मैंने बोला था ए बी ब्लड ग्रुप इनसे क्वेश्चन आता है, ये कौन है यार? हाँ इशिता, बोल दिया ना, रुक जाओ। अब कैसे जाग रहे हो तुम? आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन तो जब मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आता है, तो करते क्यों नहीं हो वो चीज? 4 मार्क का क्वेश्चन सामने सामने। अब तुम्हारे फिर नंबर नहीं आएंगे, फिर तुम बोलोगे मैडम ने नहीं पढ़ाया। भाई जरा आवाज तेज करो, तुम्हारे घर वालों को बताऊं, तुम खुद नहीं पढ़ते। पढ़ के आया करो। ये मेरा सीरियस फेस है, ठीक है? मुझे हंसी आ जाती है सीरियस बात पे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। ये बहुत गलत बात है। ये मैंने कल बोला भी था, फिर भी नहीं पढ़ा। बहुत खराब हो तुम लोग। निकलोगे तो मैं बता रही हूँ, ऐसे मत करो, ठीक है? बहुत सीरियस बात चल रही है यहाँ पे। पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप ए बी एक मनुष्य है, ठीक है, जो आई होप अपने घर में पढ़ता है भाई। इस मनुष्य का नाम है टॉम, रखेंगे हम, मेरी मर्जी। इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। वो कह रहे हैं इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी खून ले सकता है। बिकॉज हमें रीजन जानना है उसका, ठीक है? तो पहला रीजन है बोथ ए एंड बी एंटीजन। पहले तो मुझको बताओ, ये जो आरबीसी होती है, इसमें एंटीजन कहाँ होते हैं? इस पे होते हैं, या फिर अगर ये ब्लड है तो ये ब्लड की जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, उसमें होगा? सेल में होगा या प्लाज्मा में होगा? अरे यार, एंटीजन सरफेस पे होता है, एंटीजन सरफेस पे होता है, ठीक है? तो स्टेटमेंट डी देखना, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। अरे प्लाज्मा में तो एंटीजन है ही नहीं ना, ए एंड बी। प्लाज्मा में एंटीजन आएंगे ही नहीं। एंटीजन तो सिर्फ आरबीसी के ऊपर है। तो यहाँ तो ये स्टेटमेंट इसी पॉइंट पे से नहीं पड़ी। समझ आई बात? समझे क्या बोला मैंने अभी? यस मैम। ओके, तो बेशक उन्होंने आगे नो एंटीबॉडीज लिख लिया, लेकिन स्टेटमेंट यही गलत होगी, तो डी आंसर नहीं है। उन्होंने ये चीज सही से नहीं पढ़ी है। क्या हो गया? इतनी ज्यादा फोन क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, गॉट दिस पॉइंट राइट नाउ,
ठीक है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन है। अब मुझे बात बताओ कि ये सबसे ब्लड क्यों ले सकता है? ये सबसे ब्लड तब ले पाएगा अगर इसकी बॉडी जो भी ब्लड बाहर से आ रहा है, लेट्स से इसके पास एक आरबीसी आ रही है जिसके ऊपर ए एंटीजन है, लेट्स से एक आरबीसी आ रही है जिसके ऊपर बी एंटीजन है, और लेट्स से इसके ऊपर ऐसी आरबीसी आ रही है जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हम उसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये कोई भी आरबीसी ले सकता है? मैं एंटीबॉडी नहीं होती। हाँ, ये कोई भी आरबीसी इसलिए ले सकता है क्योंकि आरबी के साथ जो लड़ती हैं वो होती है एंटीबॉडीज, इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इस वजह से ये कोई भी आरबीसी ले सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? दुश्मन। ठीक है, एनिमी है ये एक दूसरे के, एक साथ नहीं होंगे। तो अगर एंटीजन मेरे पास ए है तो उस बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी यहाँ पर ए हुई तो एंटीजन को मार डालेगी ये। समझ आई बात? तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो। बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। वो कह रहे हैं कि ये जो टॉम है ना, इसकी आरबीसी है ना जो, उसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसलिए उसकी बॉडी में इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है, तभी तो वो जिंदा है। इस वजह से ये जो है ए बी ब्लड ग्रुप, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है, ए इज करेक्ट। बी कैसे इनकरेक्ट हुआ फिर? बी भी तो हमें देखना है ना इनकरेक्ट कैसे हुआ। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। बेटा अगर ए और बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में पड़ी है ना, तुम कोई भी ब्लड ग्रुप डाल देना अंदर, लड़ाई हो जाएगी। तो बी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती है ना, तो बी स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट होगी। सी कैसे करेक्ट हुई? नो एंटीजन ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। अगर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है ना, तो एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होती है। ये किसका केस होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप का? जिसके हाँ, ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होता और बॉडी में एंटीबॉडी होती है, इसलिए वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते सिवाय ओ वाले ब्लड ग्रुप के, राइट? तो ये ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, सो आंसर वुड बी ए। समझ आई बात? ठीक है, ये तुमने मेरी यहाँ से नसें निकाली और ऐसे नसें निकाले, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। ये पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। ये करना जरा। अरे कौन सा क्वेश्चन हमारा भैया? 8 टाइमर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सर की क्लास होगी ना। किसकी क्लास है? मेरी क्लास के बाद क्लास किसकी है? केमिस्ट्री। हाँ हाँ से आ जाएंगे। ओके 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 ओके। अच्छा नहीं, रुक जाओ। ये जिसने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं किया उसको नहीं आता होगा इसका आंसर। ओके ओके चलो ठीक है, ये जाने दो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वालों को इसका आंसर नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं कराऊंगी, कोई बात नहीं, चल ये वहाँ करा दूंगी। ये करना, ये वाला करो। हाँ तुम्हारे आंसर सही है, जिन्होंने आंसर किया ना अभी तक सबके आंसर सही है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करेंगे। ये करना जरा, 5 सेकेंड यार, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बंडल ऑफ हिस द नेटवर्क ऑफ टॉप। ये उसको आता होगा जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा है या जिसने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी है, ये सिर्फ उसको आता होगा, क्योंकि मैंने कभी स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन नहीं करा मसल है कि नर्व है, तो ये उसी को आता होगा जिसने खुद से सेल्फ स्टडी करी है। लिख लेते हैं। तो बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिस कहाँ पढ़ा था हमने? हार्ट में। कहाँ पढ़ा था हार्ट में? वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट। ऐसे बनाते थे हम हार्ट,
माइक ऑन करता है उसका, उसी टाइम पे उसका भांजा चीखता है। ये देखो, यहाँ कहीं पढ़ा था अगर तुमको याद हो तो, ये ब्लू कलर की लाइन अगर किसी को याद है, यहाँ से बनता है बंडल ऑफ हिस, ऐसे 2 लाइंस में डिवाइड होते हैं और ये चारों तरफ चले जाते हैं। इस नेटवर्क को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो बंडल ऑफ हिस किसका है? अगर तुमको वर्ड याद हो तो मैं फाइबर वर्ड यूज करती थी, पर कभी मैंने नर्व और मसल वर्ड नहीं यूज किया। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? तो bundle of his is a muscle fiber distributed throughout the heart wall, only in the ventricle, distributed in ventricle, found throughout the heart wall। तो पहले मुझे बताओ ventricle की तरफ है या पूरे हार्ट में है? Ventricles. ventricle Only की ventricles. तरफ है, only ventricle ना, तो A ऑप्शन ही करेक्ट हो गया क्योंकि तो throughout the heart wall कह रहा है और ये भी throughout the heart wall कह रहा है। D भी इनकरेक्ट हो गया, आंसर होगा B और C में से। तो ये नर्व फाइबर है? नो मैम। मैंने कभी No, नर्व की ma'am. बात भी नहीं करी है कहीं पे भी। इट इज अ मसल फाइबर ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, सिर्फ वेंट्रिकल वॉल में। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ पे इन्होंने दे रखा था ताकि तुम्हारा ध्यान जाए, और स्ट्रॉन्ग वर्ड था यहाँ पे ये वाला ओनली। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है या तो वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक ओनली आ रहा है ना, कि इसके ऐसे ऑप्शन पे ध्यान जाना चाहिए पहले, वो जल्दी से एलिमिनेट होते। तो बिल्कुल ओनली इन वर्टिकल है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो आंसर वुड बी बी। बी बी बी, समझ आया? Yeah, ma'am. हो गया, चलो ये बताओ। ओ नहीं, ये नहीं किया था, रुको, ये रह गया था एक चीज, ये बताना। ब्लड प्रेशर पे क्वेश्चन निकाला मैंने तुम्हें। हाँ, स्टार्ट, एक सेकंड, स्टार्ट। ब्लड प्रेशर, मैम माइक ऑफ है आपका। सॉरी। और आंसर क्या है? आज विजय फिर नहीं आया ना? मैम नॉट ऑडिबल। मैं तो 5 मिनट्स मोर, ओ सॉरी 30 सेकेंड मोर, आज सारे आंसर कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ ओके। इशिता सान इशिता, सान्या, राब्या, इशिता शर्मा, गुरप्रीत, आंचल, पल्लवी, साहिल, कुलदीप, कृतिका, इशिता, रेणुका, इशिता, कितनी इशिता है? तनिषा, गुड। ब्लड प्रेशर इन द पर्मनरी आर्टरी, कहाँ होती है पर्मनरी आर्टरी? अगर मैं हार्ट का डायग्राम बना दूँ तो ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, आर्टरी में या वेन में? मैम वेन। वेल्व किसके पास होती है? Veins. वेन्स के पास होती है ना वेल्व्स।
वेल्व्स की होती है ताकि ब्लड फ्लो रुक पाए ना, तो अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड बैक फ्लो करेगा ही क्यों? प्रेशर कम होता है इसलिए वो पीछे गिर जाता है ना। अगर तुम जोर से भाग रहे हो तो तुम पीछे क्यों गिरोगी? तुम धीरे धीरे चल रही हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम पीछे गिर सकती हो अगर तुम ऐसे स्लाइड चल रही हो, राइट? तो वेन में प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में? Artery. आर्टरी नहीं करना। नमूनी आर्टरी में ज़्यादा होता है बीपी, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर इन द पर्मनरी आर्टरी इज, पर्मनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होता है? मोर देन दैट इन पर्मनरी वेन, इज इट ट्रू? यो Yes. मैम Yo, ma'am. मैम अरे तुमने बोला है, मुझे इसके बाद बताना क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। मैम तो आपने बोला कि मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है कि वेन्स में वेल्व होती हैं, तो वी कैन से दैट कि लाइक हार्ट इज आल्सो मॉडिफाइड वेन, जो कि लाइक एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। हार्ट इज ए मॉडिफाइड ऑर्गन, एक ऑर्गन है सर्कुलेटरी, और मॉडिफाइड वेन कैसे हो गई भाई वो? क्योंकि वेन्स में तो वेल्व आई इनिशियली पहले, तभी तो वेन से तो फिर हो सकता है कि मॉडिफाइड होगी। आई डोंट नो, जस्ट इमेजिनेशन। नहीं ये बहुत गलत इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं है, ये मत बोल देना घर में दरवाजे लगे हैं तो मॉडिफाई है, हम हार्ट की मॉडिफिकेशन है भाई, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड लगे मुझे इस बात से उभरने में, पर ऐसा नहीं है, ओके। उसमें वेल्व्स हैं लेकिन वो वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करने के लिए है, लेकिन हार्ट के अंदर ब्लड तो हाई प्रेशर से भी आता है और लो प्रेशर से भी आ रहा है, दोनों तरीके से आ रहा है। तो हार्ट एक सेंट्रल पॉइंट है, एक मोटर की तरह, ठीक है, मॉडिफाई वेन नहीं है, ओके। इतना गलत नहीं जाना। तो जो पर्मनरी आर्टरी है वो ब्लड लेकर जाती है किसमें? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और जो पर्मनरी वेन है वो लेफ्ट अयोटा में लेकर आती है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाला लेकर आ रही है ना। ज़्यादा प्रेशर की इसको ज़रूरत नहीं थी, ग्रेविटी के फेवर में थी, ये अगेंस्ट जा रही है ना क्योंकि बाहर लेकर जा रही है, तो आर्टरी में ब्लड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पर्मनरी वेन, तो इसका आंसर तो ए यहीं बन गया था। एक बार नेक्स्ट दे देते हैं, ब्लड प्रेशर इन द पर्मनरी आर्टरी इज लेस देन दैट इन द वीना कावा। कहाँ पढ़े वीना कावास? आरेज राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स में क्या करते हैं ये? ब्लड को पॉर करेंगे ऑरिकल्स में, ये मतलब एक पूरी बॉडी से पूरी ब्लड को बॉडी, लेके आएंगे ऑरिकल्स में। ठीक है। फिर यहाँ से आएगी सिस्टमिक आर्टरी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे होती है ना सिस्टमिक आर्टरी, और उसके बाद वो आती है सिस्टमिक वेन्स। तो कैरोटिड्स को हम बेसिकली ये कहते हैं ना, ये सॉरी वीना कावा को तुम ये कह रहे हो ना सिस्टमिक वेन्स, करेक्ट? यो मैम। सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ये तो वेन है। अगर ये वेन है वीना कावा तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा ना वेन के कंपैरिजन में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दैट ब्लड प्रेशर इन द पर्मनरी आर्टरी इज लेस देन दैट ऑफ वीना कावा, ये तो गलत होगी क्योंकि आर्टरी में ज्यादा होता है, इतना तो हमें पता चल गया था, तो बी गलत हुआ। सेम एज दैट इन द अयोटा, अयोटा क्या है? पर्मनरी आर्टरी, पर्मनरी वेट, सिस्टमिक आर्टरी, तो सिस्टमिक आर्टरी और पर्मनरी आर्टरी में किस में ज्यादा प्रेशर होगा? अयोटा में ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा या पर्मनरी आर्टरी में? पल्मनरी आर्टरी में हार्ट से ब्लड निकल के लंग्स में जाता है, लेकिन अयोटा में हार्ट से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जाता है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? Aorta में। अयोटा में, यस। तो सेम नहीं हो सकते, सी भी गलत। डी मोर देन दैट इन द कैरोटिड, कैरोटिड्स में कहाँ से ब्लड आया? ये भी तो ब्लड पोर करते हैं हार्ट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। पर्मनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, मोर देन दैट इन द पर्मनरी वे। समझ आई बात? Yo मैम। You ma'am.